आज हम देखेंगे सीजी सेट 2026 के पेपर 1 जो कि जनरल पेपर होता है उसका यूनिट 2 शोध अभिरुचि जिसको हम रिसर्च एप्टीट्यूड बोलते हैं उसका पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में नैतिक आचरण का उदाहरण है। इसमें से कौन सा शोध में नैतिक आचरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए डेटा में परिवर्तन करना, ऑप्शन बी प्रतिभागियों की सहमति लेना, ऑप्शन सी दूसरों का कार्य कॉपी करना या फिर ऑप्शन डी परिणाम छापना। तो इसमें से कौन सा एक नैतिक आचरण का उदाहरण है। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी प्रतिभागियों की सहमति लेना। और इसके बारे में जानते हैं। प्रतिभागियों की सहमति लेना अनुसंधान की नैतिकता का वह बुनियादी नियम है कि यदि शोध में मनुष्य शामिल है तो उन्हें शोध के उद्देश्यों और संभावित जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी देकर उनकी स्वैच्छिक और सूचित सहमति ली जानी चाहिए। यह प्रतिभागियों की स्वायत्तता और अधिकारों का सम्मान होता है। मतलब किसी भी रिसर्च में एक एथिक्स होना चाहिए, एक नैतिक आचरण होना चाहिए। सभी की सहमति से वो अ, होना चाहिए। जो रिसर्च है वो होना चाहिए, उसमें कोई भी डेटा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, दूसरे के कार्य को कॉपी नहीं करना होना चाहिए या परिणाम को कोई भी मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, उसको किसी भी को छिपाना नहीं चाहिए। सबकी सहमति से जो पेपर है वो पब्लिश होना चाहिए। क्वेश्चन 2 है, केस स्टडी किस प्रकार के अनुसंधान में अधिक प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए गुणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी मात्रात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी गणितीय अनुसंधान या फिर ऑप्शन डी सांख्यिकीय परीक्षण। तो केस स्टडी जो है वो गुणात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त होती है। और केस स्टडी किसी व्यक्ति समूह घटना का गहराई से अध्ययन करती है, इसलिए यह गुणात्मक अनुसंधान है। जबकि मात्रात्मक अनुसंधान मतलब ये जो होती है वो आंकड़ों पर आधारित होती है। ये अनुसंधान ये रिसर्च जो होता है वो आंकड़ों पर आधारित होता है। और सी और डी जो है वो एक सांख्यिकीय परीक्षण सूत्र व संख्यात्मक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। ये कोई केस स्टडी नहीं होता है। तो केस स्टडी गुणात्मक अनुसंधान अनुसंधान के लिए ही होती है। क्वेश्चन 3 में आते हैं, अनुसंधान में ऑब्जर्वेशन का अर्थ है ए अनुमान लगाना, बी घटनाओं का व्यवस्थित निरीक्षण करना, सी रिपोर्ट लिखना या फिर डी डेटा प्रकाशित करना। तो इसमें अनुमान लगाना तो हो ही नहीं सकता। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो अनुमान लगाना हो ही नहीं सकता। रिपोर्ट लिखना ये तो लिखने का पेपर लिखने का काम हो गया। डेटा प्रकाशित करना मतलब रिसर्च पेपर में जो डेटा होता है उसको प्रकाशित करना होता है। ये भी ऑब्जर्वेशन का अर्थ नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटनाओं का व्यवस्थित निरीक्षण करना। मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं हम। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। घटनाओं का व्यवस्थित निरीक्षण करना क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अनुसंधान में ऑब्जर्वेशन का अर्थ केवल किसी चीज को समान रूप से देखना नहीं होता। यह डेटा एकत्रित करने की व्यवस्थित विधि है जिसमें शोधकर्ता बिना किसी हेरफेर या फिर मैनिपुलेशन के घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखता है और उन्हें रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्रश्नावली में अस्पष्ट प्रश्न हो तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा। ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता जिसको वैलिडिटी बोलते हैं, ऑप्शन सी संदर्भ सूची या फिर ऑप्शन डी निष्कर्ष का आकार। तो इसका सही आंसर वैधता होगा। वैधता, जो भी चीज है अस्पष्ट है तो सबसे अधिक प्रभाव वैलिडिटी पर ही पड़ेगा कि वो चीज वैलिड है कि नहीं है। इसके बारे में जानते हैं। अस्पष्ट प्रश्न सही चीज को नहीं मापते, इसलिए एक्यूरेसी प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। विश्वसनीयता परिणामों की स्थिरता से संबंधित है। मतलब कोई भी जो क्वेश्चनर है, प्रश्नावली है, वो कंसिस्टेंसी जो है वो रियलेबिलिटी पर निर्भर होती है, वैधता पर नहीं होती। जबकि सी और डी जो है उसका संबंध यहाँ पर प्रश्नों की स्पष्टता से संबंधित नहीं है। संदर्भ सूची और निष्कर्ष का आकार प्रश्नों की स्पष्टता से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा वैधता। वैलिड होना चाहिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए तर्क संगत एवं प्रमाण आधारित होना, ऑप्शन बी कल्पना पर आधारित होना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत राय पर आधारित होना, या फिर ऑप्शन डी अनुभव पर आधारित होना। तो कोई भी अनुसंधान जो है वो कल्पना पर आधारित तो नहीं हो सकता, किसी एक व्यक्तिगत राय पर भी वो आधारित नहीं हो सकता, और केवल अनुभव पर भी वो आधारित नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर यहीं पर आ जाएगा, तर्क संगत एवं प्रमाण आधारित होना, ऑप्शन ए। तो साइंटिफिक रिसर्च जो तर्क संगत एवं प्रमाण आधारित होना, उसके बारे में जानते हैं। साइंटिफिक रिसर्च की पूरी तरह से व्यवस्थित और तार्किक साक्ष्यों पर टिका होता है। इसका मतलब है कि कोई भी निष्कर्ष तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे ठोस प्रमाणों द्वारा साबित न किया जा सके। जबकि कल्पना पर आधारित होना, ये क्या होता है हम जान लेते हैं। हाइपोथेसिस, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं हम। हाइपोथेसिस बनाने में कल्पना या रचनात्मकता का थोड़ा योगदान होता है, लेकिन अंतिम रिसर्च कभी भी कोरी कल्पना पर आधारित नहीं हो सकता। ऑप्शन सी के बारे में जानते हैं, व्यक्तिगत राय पर आधारित। वैज्ञानिक अनुसंधान हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें शोधकर्ता के अपने व्यक्तिगत विचारों के या पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। और ऑप्शन डी है केवल अनुभव पर आधारित होना। वैज्ञानिक अनुसंधान में केवल व्यक्तिगत अनुभव काफी नहीं है, इसमें डाटा के साथ साथ कठोर वैज्ञानिक पद्धतियों की भी आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुसंधान डिजाइन में स्वतंत्र चर को मैनिपुलेट करने के बजाय उसे सिलेक्ट किया जाता है? मैनिपुलेट करने के बजाय उसको सिलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन, ऑप्शन सी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन, या फिर ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च डिजाइन। मेरे ख्याल से इसका आंसर ऑप्शन सी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने के बजाय उसको सिलेक्ट किया जाता है, मतलब जो घटना पहले से घट चुकी होती है। मतलब इसके बारे में हम जानते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान तब किया जाता है जब घटना पहले ही घटित हो चुकी है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अपनी मर्जी से कोई बदलाव या मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, बल्कि वह केवल अपने मौजूद समूहों या विशेषताओं का चयन करता है और उसके प्रभावों का अध्ययन करता है। इसके विपरीत प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन, जिसका मतलब होता है जो घटना पहले से घट चुकी होती है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करने के बजाय उसको हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब एक शोधकर्ता अपने अध्ययन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है और एक वैकल्पिक हाइपोथेसिस को स्वीकार करता है, तो इसको किस प्रकार की एरर की संभावना होती है? ऑप्शन ए टाइप 1 एरर, ऑप्शन बी टाइप 2 एरर, ऑप्शन सी बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, या फिर ऑप्शन डी न तो टाइप 1 एरर और न तो टाइप 2 एरर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टाइप 1 एरर। इसके बारे में जानते हैं, ऑप्शन ए टाइप 1 एरर। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई बदलाव या असर नहीं, कोई बदलाव या फिर असर नहीं। इसका एग्जाम्पल है, कोई एक मेडिकल का उदाहरण है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं लेकिन आपकी ब्लड रिपोर्ट में गलती से कोई बीमारी हो जाती है जैसे मलेरिया, तो इसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं और इसको टाइप 1 एरर भी कहते हैं। और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करना है क्वेश्चन में, तो वैकल्पिक परिकल्पना का मतलब होता है असर या फिर बदलाव। इसका भी मेडिकल का ही उदाहरण है कि एक व्यक्ति वास्तव में बीमार है लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल आती है, इसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। तो जिसमें जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और एक कोई वैकल्पिक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इस टाइप के एरर को हम टाइप 1 एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रचनात्मक मूल्यांकन की प्रभावकारिता अर्थात एफिशिएंसी में सुधार के लिए कौन सा रिसर्च सबसे उपयोग होगा? इसमें रचनात्मक मूल्यांकन की एफिशिएंसी में सुधार के लिए ऑप्शन ए मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन बी व्यवहारिक अनुसंधान, ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान या फिर ऑप्शन डी निर्विंश विज्ञान अनुसंधान। तो इसका सही आंसर होगा क्रियात्मक अनुसंधान। इसके बारे में जानते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य स्थानीय या तात्कालिक समस्या का समाधान करना और मौजूदा प्रथाओं में सुधार करना होता है। चूंकि कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन को बेहतर बनाना एक शिक्षक की तात्कालिक और व्यवहारिक आवश्यकता है, इसलिए इसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान सबसे उपयुक्त होता है। जबकि फंडामेंटल रिसर्च एक स्वतंत्र शोध होता है और अप्लाइड रिसर्च में हम समाज के बारे में जानते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा रचनात्मक मूल्यांकन में इफिशियंसी को सुधार करने के लिए जो एक्शन रिसर्च है वही उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीति प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी या सौंपी गई है? ऑप्शन ए ILAS, ऑप्शन बी ICSSR, ऑप्शन सी ICPR या फिर ऑप्शन डी ICHR। तो इसका जो है फुल फॉर्म ICSSR का दिया हुआ है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, और यही इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में जानते हैं। इम्प्रेस पहल जो है उसका पूर्ण रूप है इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसे देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने और नीति निर्माण करने में इसके उपयोग के लिए शुरू किया गया है। इस पूरी योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च को सौंपी गई है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोगात्मक विधि का चरण है, एक्सपेरिमेंटल मेथड का चरण क्या है? समस्या का चयन और परिभाषा, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण या फिर समीक्षा, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक डिजाइन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में समस्या का चयन भी किया जाता है, उसको परिभाषा भी दिया जाता है, और सर्वे ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर ये भी सही है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी करना होता है हमको, तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी होना चाहिए, है भी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले शोधकर्ता एक विशिष्ट समस्या का चयन और परिभाषा करता है। उसके बाद विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए साहित्य का अध्ययन करता है। फिर वेरिएबल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए प्रयोगात्मक रूपरेखा या डिजाइन तैयार करता है। इसलिए ये सभी एक्सपेरिमेंटल मेथड के आवश्यक चरण हैं। मतलब कोई भी PhD कर रहा है एक्सपेरिमेंटल में, जैसे मटेरियल साइंस में, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत आवश्यक होती है। प्रॉब्लम का सिलेक्ट करना, उसका डेफिनेशन देना, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करना, फिर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना, तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड के एक प्रमुख चरण होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल के प्रतिपादक कौन हैं? जेम्स एस विल, ऑप्शन बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन सी विलियम कांट या फिर ऑप्शन डी डीवी। तो इसका सही आंसर होगा लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल के प्रतिपादक जेम्स एस विल ही हैं। इसके बारे में जानते हैं। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल मुख्य रूप से एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से जुड़ा हुआ है। इस नियम के अनुसार किसी प्रयोग के दौरान एक समय में केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाना चाहिए, जबकि अन्य सभी वेरिएबल को कंट्रोल्ड रखा जाता है या फिर कांस्टेंट रखा जाता है। इससे यह सटीक रूप से पता चलता है कि परिणाम में होने वाला बदलाव केवल उसी एक वेरिएबल के कारण हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल के प्रतिपादक जेम्स एस
विल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिंग्विस्टिक के अनुसार एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6 प्रकार के होते हैं लिंग्विस्टिक के अनुसार एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और सांख्यिकीविद ई एफ लिंग्विस्टिक ने अपनी पुस्तक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन में प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइनों को मुख्य रूप से 6 बुनियादी प्रकारों में वर्गीकृत किया है। इसके ये निम्नलिखित हैं। पहला, सिंपल रैंडम डिजाइन। दूसरा, प्रिसीजन कंट्रोल्ड डिजाइन। तीसरा है रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। फोर्थ है फैक्टोरियल डिजाइन। फिफ्थ है लैटिन स्क्वायर डिजाइन और लास्ट है ग्रुप्स विद इन द ट्रीटमेंट्स डिजाइन। तो ये छह जो है वो डिजाइन है किसके अनुसार? लिंग्विस्टिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एकल अध्याय या फिर केस स्टडी निम्नलिखित में से किन स्रोतों से डेटा एकत्र करती है? किस किस सोर्स से डेटा एकत्रित करती है एकल अध्ययन या फिर केस स्टडी? ऑप्शन ए व्यक्ति से, ऑप्शन बी उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या घटनावृत्त से, ऑप्शन सी सरकारी दस्तावेजों से या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो जो भी केस स्टडी होता है वो व्यक्ति से भी डाटा एकत्रित करती है, घटनावृत्त से वहाँ पे जाकर भी करती है, सरकारी दस्तावेजों से भी कुछ कुछ ऑब्जर्व करते हैं केस स्टडी में। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी से। इसके बारे में जानते हैं। केस स्टडी किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का एक गहन और विस्तृत अध्ययन है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता विषय की पूरी पृष्ठभूमि को समझने के लिए सभी संभावित स्रोत से डेटा एकत्र करता है। जैसे व्यक्तिगत स्रोत, जैसे क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ही है। व्यक्तिगत स्रोत जैसे इंटरव्यू या और अवलोकन द्वारा सीधे व्यक्ति से जानकारी ली जाती है। यह व्यक्ति के व्यवहार या अतीत की विशिष्ट घटनाओं से के लिखित रिकॉर्ड होते हैं घटनावृत्त से। और सरकारी दस्तावेज, यदि अध्ययन किसी संस्था या कानूनी मामले से जुड़ा है तो आधिकारिक रिकॉर्ड और सरकारी फाइलों की भी मदद ली जाती है केस स्टडी में। तो इसका ऑप्शन होगा तीनों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों सही होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, दार्शनिक अनुसंधान विधि की आवश्यकता कहाँ वांछित होती है, कहाँ डिजायर्ड होती है, कहाँ पे जरूरी होती है? ऑप्शन ए दर्शन से संबंधित अनुसंधानों में, ऑप्शन बी सामाजिक विशेषज्ञों सामाजिक विज्ञानों के उद्देश्यों की खोज से जुड़े सभी अनुसंधानों में, ऑप्शन सी आत्मा और परमात्मा की खोज में, या फिर ऑप्शन डी दर्शन की भूमिका और विस्तार का निर्धारण करने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञानों के उद्देश्यों की खोज से जुड़े सभी अनुसंधानों में। दार्शनिक अनुसंधान विधि का उपयोग केवल विशुद्ध दर्शन शास्त्र तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य कार्य सामाजिक विज्ञान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों का तार्किक मूल्यांकन करना है। जब भी किसी सामाजिक व्यवस्था या नीति के पीछे के वैचारिक उद्देश्यों को गहराई से समझाना और खोजना होता है, तब इस विधि की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञानों के उद्देश्यों के खोज से जुड़े सभी रिसर्च में दार्शनिक अनुसंधान विधि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मेटाफिजिक्स से संबंधित अनुसंधान की समस्या हो सकती है। ऑप्शन ए एग्जिस्टेंस का क्या अर्थ है, ऑप्शन बी वस्तुओं के अस्तित्व के गुण क्या है, ऑप्शन सी वस्तुओं की विशिष्टता के ज्ञान का बोध कैसे किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो मेटाफिजिक्स है वो
उसमें अनुसंधान की समस्या क्या-क्या हो सकती है? तो उसकी समस्या हो सकती है एग्जिस्टेंस, क्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, ये तीनों ही हो सकती है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। और मेटाफिजिक्स दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो रियलिटी, एग्जिस्टेंस और परम सत्य की मूल प्रकृति का अध्ययन करती है। वस्तुओं की विशिष्टता भी वस्तुओं को के यथार्थ स्वरूप को समझाने से जुड़ा है। तो ये एग्जिस्टेंस, रियलिटी, इंडिविजुअलिटी, ये सारे जो है वो मेटाफिजिक्स से संबंधित अनुसंधान की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सर्वे मेथड की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी ज्ञान के भंडार का विस्तार करना, ऑप्शन सी वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो ऑप्शंस को देखते हैं। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करना, सर्वे मेथड बिल्कुल हो सकता है। ज्ञान के भंडार का विस्तार करना, ये भी हो सकता है। वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, सर्वेक्षण विधि में, ये भी सही हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन ए जो है, इसका प्रारंभिक उद्देश्य वर्तमान स्थिति या जनमत से जुड़े डेटा को एकत्र करके तात्कालिक मुद्दों को समझना और उसका समाधान खोजना है। ज्ञान के भंडार में वृद्धि, जैसे ऑप्शन बी है, बड़े पैमाने पर एकत्र किए गए प्रामाणिक आंकड़ों या डाटा के माध्यम से यह किसी विषय से संबंधित मौजूदा वैज्ञानिक ज्ञान और सिद्धांतों को पुख्ता करती है। ऑप्शन सी है, वर्तमान समस्याओं का समाधान करना, किसी विशेष क्षेत्र, विद्यालय या समुदाय की स्थानीय समस्याओं का आकलन करने के लिए भी स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। मतलब इसका आंसर तीनों ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के चरण क्या है? ऑप्शन ए है समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी डेटा कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, ऑप्शन सी डेटा की समीक्षा करना। तो हिस्टोरिकल रिसर्च है तो समस्या की पहचान करना ये तो इम्पोर्टेंट है ही, डेटा को कलेक्ट करना भी ये भी इम्पोर्टेंट है, डेटा की आलोचना या फिर समीक्षा करना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका भी आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। समस्या की पहचान, सबसे पहले अध्ययन के लिए एक विशिष्ट ऐतिहासिक विषय या समस्या का चयन किया जाता है। डेटा संग्रह, इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स जैसे दस्तावेज, अभिलेखों और डायरियों से साक्ष्य जुटाए जाते हैं। लास्ट है डेटा की आलोचना, एकत्र किए गए सोर्स की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए आंतरिक और बाहरी आलोचना की जाती है, जो इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सभी आंसर इसमें सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चर अर्थात वेरिएबल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए विभिन्न मानों, मूल्यों वाला गुण या विशेषता, ऑप्शन बी किसी घटना की वह प्रकृति जो अपनी उपस्थिति से अन्य घटनाओं को प्रभावित करती है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेरिएबल जो है वो विभिन्न मानों या मूल्यों वाला गुण होता है, विशेषता होता है, बिल्कुल सही है। यह किसी घटना की वह प्रकृति जो अपनी उपस्थिति से अन्य घटनाओं को प्रभावित करती है। हाँ, प्रभावित करता है तभी तो वो वेरिएबल है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों होगा। इसके बारे में जानते हैं। रिसर्च में वेरिएबल से तात्पर्य किसी भी ऐसी विशेषता परिस्थिति से है जो स्थिर नहीं रहती बल्कि बदल सकती है। चर का गणितीय और सांख्यिकीय अर्थ यही है कि यह अलग अलग संख्यात्मक या गुणात्मक मान ले सकता है, जैसे कि आयु, तापमान, वायु, तापमान और कुछ भी हो सकता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी उपस्थिति या बदलाव से दूसरी घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होंगे इस क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्णनात्मक अध्ययन जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सर्वे रिसर्च मेथड, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, ऑप्शन सी है केस स्टडी मेथड, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सर्वे रिसर्च मेथड। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, वर्णनात्मक अध्ययन है, वह सर्वेक्षण अनुसंधान विधि से संबंधित है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मुख्य उद्देश्य किसी जनसंख्या या घटना की वर्तमान विशेषताओं का हूबहू वर्णन करना होता है, जिसमें सर्वेक्षण विधि इसका सबसे प्रमुख है, इसमें सबसे प्रमुख है, जिसके माध्यम से क्वेश्चनर या फिर इंटरव्यू द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों से वर्तमान स्थितियों से जुड़े डेटा एकत्रित किए जाते हैं। मतलब सर्वेक्षण विधि तो आएगा ही इसका आंसर। इसके विपरीत एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल मेथड में कारण और प्रभाव जानने के लिए होती है ये रिसर्च, न कि केवल स्थिति का वर्णन करने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो सर्वे रिसर्च मेथड से ही संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः हमें किस विधि से प्राप्त निष्कर्षों में बाहरी और आंतरिक वैधता देखने को मिलती है? किसमें बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक विधि में, ऑप्शन बी सर्वे मेथड जिसको सर्वेक्षण विधि कहते हैं उसमें, ऑप्शन सी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बोलता है कि कोई घटना पहले से घटित हो चुकी रहती है, उसका अध्ययन होता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जबकि सर्वे मेथड में तो वो तो सर्वे के आधार, मतलब सर्वे मेथड भी हो नहीं सकता क्योंकि उसमें इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे कोई संबंध, उससे कोई संबंध ही नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रयोगात्मक विधि। इसके बारे में जानते हैं। इंटरनल वैलिडिटी, इसका अर्थ है कि प्रयोग में कारण और प्रभाव का संबंध कितना सटीक है। जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी को बोलते हैं, इसका अर्थ है कि प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों को वास्तविक दुनिया या अन्य परिस्थितियों पर कितना जनरलाइज किया जा सकता है। यही जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड में ही हमको इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी देखने को मिलती है, जबकि सर्वेक्षण मेथड में भी ये नहीं देखने को मिलता, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड में भी ये नहीं देखने को मिलता हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये थे आज के रिसर्च एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस पार्ट 3। थैंक यू।